you have told me enough about एनसीसी एंड यू हैव टोल्ड मी कि कैसे जो एनसीसी है वो स्टूडेंट्स को आर्म फोर्सेस में जाने के लिए हेल्प करती है. बट आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि बहुत से बच्चे होते हैं दे स्ट्राइव हार्ड बट दे आर नॉट एबल टू मेक अप इनटू द आर्म फोर्सेस. मेरे जैसे हैं जो कुछ मेडिकल में रह जाते हैं. सो आई वाज रिकमेंडेड फॉर इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी बोथ फ्रॉम भोपाल एसएसबी. बट मेरे को मेडिकल इश्यूज की वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था फाइनल अकेडमी को. आई हैव वेरी गुड रैंक. आई वाज इन टेक्निकल एंट्री स्कीम. सो देर आर पीपल लाइक मी हु आर नॉट एबल टू ज्वाइन एनसीसी एंड देर आर स्टूडेंट्स जो एनसीसी को जस्ट इसलिए ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको फोर्सेस में जाना है. बट इज देर डज एनसीसी हैव एनीथिंग टू ऑफर अदर देन लाइक मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स टू ज्वाइन टू द फोर्सेस जो कॉर्पोरेट लाइफ में रहते हैं एक नॉर्मल लाइफ को जीते हैं उनकी लाइफ में एनसीसी की क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है? Right, sir. That's a wonderful question. एनसीसी सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस में जाने के लिए मदद नहीं करता. इट इज जस्ट अ प्लस पॉइंट. इफ यू जॉइन द फोर्सेस इट मोल्ड्स यू दैट वे. But the way this organization molds a particular person is going to help them throughout their life. So we have this saying, once a cadet, always a cadet. So the cadets like quality, the discipline, the mannerism, the way of speaking, it all persists and helps in every single field. Like even for you, if I say you have all those qualities, I feel like I'm speaking to a cadet right now because That's an honor. you have it in you. It's being molded that way, right? So NCC just not helps you to join the forces. And if somebody who is not able to join NCC, या फिर अगर बोला जाए डिफेंस फोर्सेस भी, तो मन छोटा नहीं करना चाहिए. अगर एनसीसी नहीं ज्वाइन कर पाए तो क्या पता डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन कर ले अच्छे अच्छे टर्म में, बिकॉज यू हैव मच फोकस टू पे अटेंशन ऑन योर एग्जाम्स. एंड अगर फोर्सेस नहीं ज्वाइन कर पाए तो हैव द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, right? And we have your example as well. You're doing so well in your life right now. Thank So you. there's always something written, and exactly, and the learning which goes now that matters. आप कितना सीख सकते हो बस वही रहना चाहिए. बाकी end destination is something which is not in our hand. Like you said, medical out, it is not in our hand. We can just keep giving our best. वाह, आई मीन जो आपने एक बात बोली कि एनसीसी को एज अ लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरह देखना चाहिए नॉट अ करियर लॉन्च पैड की तरह. डेफिनेटली आपके जो करियर एम्बिशंस हैं उसको जाने के लिए हर आदमी स्ट्राइव करता है. वो कुछ ना कुछ ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करता है. तो फोर्सेज में जो जाना चाहते हैं उनके लिए एनसीसी इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. बट या इट्स डेफिनेटली अ लर्निंग प्लेटफॉर्म. एंड नेक्स्ट ऑफिसर्स के इस प्लेटफॉर्म से व्हाट वी ट्राइज के जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं फोर्सेस को ज्वाइन, उनको भी वो फोर्सेस की नॉलेज मिले, उनको वो ऑप्शंस मिले. जैसे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का एक ऑप्शन होता है जैसे मेडिकल में रह जाते हैं. सो दे मेक इनटू द सीएपीएफ्स और दे कैन जॉइन टेरिटोरियल आर्मीज. सो इस प्लेटफॉर्म का बेसिक पर्पस यही है कि कैसे हम जो लोग फोर्सेस की तरफ इंक्लाइंड हैं उनको एक जगह गैदर करके उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएं. So now coming to your best experiences in the NCC. So tell me about some like funny or वो जैसे दोस्तों वाले moments होते हैं ना off screen moments के कुछ तो ठीक है. You are doing drills and you are doing participating in various competitions. उसके अलावा कैसे एक एक जो दोस्ती इंक्रीज होती है. यू मस्ट हैव गॉट वेरी गुड फ्रेंड्स इन द एनसीसी. वो जो बॉन्डिंग वहाँ पे क्रिएट होती है. तो कुछ एक पर्टिकुलर इंस्टेंसेस कुछ फनी इंस्टेंसेस आपका जैसे गर्ल्स के बीच में आप अभी हॉस्टल में रहते हैं या वहाँ पे भी आप जैसे कैंप्स में रहते हैं. तो कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस जो आप शेयर करना चाहते हो? आपने एक बात एकदम सही बोली कि यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है इट इज अनब्रेकेबल, क्योंकि हम साथ में ट्रेनिंग करते हैं, हम साथ में फिजिकल एक्टिविटी, साथ में डांट सुनते हैं, साथ में गाली खाते हैं. तो वो एक जो बॉन्ड हम सब में डेवलप हो गया है वो यस वो जो बॉन्ड हम सब में डेवलप हो गया है दैट इज अनब्रेकेबल अभी. और अगर मैं बात करूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की तो बेस्ट कैडेट में जाते जाते हम जब मस्ती करते थे वो होता था रात का टाइम, क्योंकि रात में हम फ्री होते थे. और उस टाइम पे जब सारे ड्रिल वाले बच्चों सो रहे होते थे तब हम बैरिक्स के बाहर निकल जाते थे. और फिर हम खाना वाना थोड़ा बाहर से खरीद के किसी से मंगवा लेते थे. सब बैठ जाते थे गोलों में, खाना खाते थे, फिर हंसते हंसते खेलते थे, वीडियोस बनाते थे. रील्स का बहुत आजकल हाइप हो रखा है तो हम रील्स बनाते थे कैसे कैसे एक दूसरे को मतलब मजाक उड़ाते थे एक दूसरे का, सम इंटरनल जोक्स. और इट वाज ऑल वेरी स्मॉल मोमेंट्स जो हम शायद बातों में बयां नहीं कर पाएंगे, पर ये है जो
हमें थ्रू आउट आवर लाइफ टिल आवर ओल्ड एज हमें ये सब याद रहेगी। अभी भी अगर 30 साल बाद भी हम उन दोस्तों को देख लेना तो हमें वो सारी मोमेंट्स फ्लैश आएंगी कि हमने ये सब करा था। तो with the training, without the training, it's always enjoyment with our pals. The palship is beyond words. डेफिनेटली द पैलशिप दैट वी गेट फ्रॉम लाइक दिस फोर्सेज, जो एक ब्रदरहुड की एक जो फीलिंग डेवलप होती है, दैट फीलिंग टू डेवलप टुगेदर, वो एक जो कंपटीशन भी होता है और एक पॉजिटिव कंपटीशन कि मुझे भी ग्रो करना है, सबको साथ में लेके चलना है, दैट कम्स फ्रॉम दैट लीडरशिप एंड Absolutely. स्पिरिट। सो वहां से जो बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं आर डेफिनेटली अमेजिंग एंड अनब्रेकेबल बॉन्ड्स। और जैसा आपने बताया कि आप जैसे शायद आप गर्ल्स के ग्रुप में वहां पे रहते होंगे, तो आप बाहर से खाना मंगा के खाया और इस टाइप की आपकी आप लोगों की मस्ती होती है, पर बॉयज की मस्ती बहुत ज्यादा आई से कि वो बड़े वाइल्ड जैसे होते हैं। क्योंकि जैसे हम मेरे को याद है कि जब हम लोग रिकमेंड हुए थे Agree. नेवी के लिए, हमारा मेडिकल चल रहा था उस टाइम पे, सो वी यूज्ड टू लिव इन रिकमेंडेड कैडेट्स बैरक, वो अलग होते हैं वहाँ पे। तो एक रात को हमने इतना ज्यादा हल्ला किया कि जो एनसीओज होते हैं वहाँ पे, दे हैव टू कम देयर, जेसीओज एंड एनसीओज दे केम देयर, उन्हें बाहर बुलाया। पहले सभी बच्चों को रगड़ा दिया, जो शांति से सो रहे थे उनको भी जगह के रगड़ा दिया। एंड दे वार्नड अस कि आप जरा मुंह भी खोला ना तो हम तुम्हारा रिकमेंडेशन कैंसिल करवा देंगे। तो इतना ज्यादा मतलब कई बार Oh no. हम इतना ज्यादा मस्ती वगैरह करते थे, बट दे ऑल्सो नो कि यार ठीक है, बच्चे हैं, अपने यूथफुल एज में हैं, उनसे ज्यादा से बेटर बात तो कोई नहीं समझ सकता। सो नाउ आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर स्कूबा डाइविंग एक्सपीरियंस, कि जो आपने बताया कि आपको स्कूबा डाइविंग करने का एक्सपीरियंस मिला, वो आपका कैसे, मतलब डर लगा था, उसके लिए आपको प्रायर ट्रेनिंग कैसे दी गई, कैसे आपने अप्लाई किया, कैसे आप क्वालिफाई हुए, और वो क्या एक्सपीरियंस था टू गो इनसाइड द सी। कहाँ पे आपने वो मिनिकॉय आइलैंड शायद आपने बताया लक्षद्वीप में आपको वो करने का मौका मिला था। तो मैंने तो वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा Yes. मुझे देखी है, और उसका वो जो सीन होता है जहाँ पे वो ऋतिक रोशन वगैरह सी के अंदर जाते हैं, वो सीन मेरे दिमाग में बसा हुआ है, इट्स सो ब्यूटीफुली कैप्चर्ड। सो आई वांट टू नो फ्रॉम यू योर एक्सपीरियंस अबाउट स्कूबा डाइविंग। Absolutely. So before that, is my video getting very stuck because नो I नो, can't इट्स really see कमिंग it गुड, properly? इट्स कमिंग Is it बेटर। getting okay? Right. Absolutely correct, sir. Scuba diving experience was something which I will remember for my life, and I'm a certified scuba diver. This camp was organized by Navy. I did not have to pay a penny for that to start with. And the selection procedure again was not very easy. We had around 100 children who wanted to go for this, but there were only in total 50 people who were supposed to fill the vacancy for this. And I was the youngest girl in the whole scuba diving camp. We went from Kerala to Lakshadweep, Minicoy Islands through INS Shardul. And in the ship itself, we got plethora of opportunities to interact with all the officers, captains. We had our meals with them. We sat in their lounge and watched movies. I remember we watched Piranha in the seas. And after we landed, sorry, on this Minico Islands, there we saw कि एक बीच था जहाँ पे सारे ऑफिसर्स क्वार्टर्स थे और उसी बीच पे ऑफिसर्स क्वार्टर्स के थोड़ी दूर पे ही पानी की लहरें आ रही थी। वहाँ पे टर्टल्स हैं बहुत सारे, टर्टल्स के एग्स हैं, शेल्स। इट वाज अ वेरी प्रिटी व्यू। वही जाते ही हमारा मन लग गया उस व्यू पे। फिर हम वहाँ पे जाने से पहले, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल यू, द प्रोसीजर उसमें क्या था कि हमें 10 लेप स्विमिंग करने थे। हमें स्विमिंग पूल के 4th फ्लोर से जंप करना था, अंडर वाटर स्विमिंग करनी थी, मैराथन भागना था और उसके बाद एक इंटरव्यू था। So, like I said, I was the youngest girl amongst all of them. I was just in my 8th grade. I was just qualified. And I didn't think कि मेरा हो पाएगा क्योंकि मेरे से बहुत बड़े लोग थे जो मेरे से अच्छा कर सकते थे। पर मेरे पापा थे मेरे साथ और उन्होंने बोला कि अब तुम करो, तुम अपना देखो, बाकी रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा, एटलीस्ट गो ट्राई फॉर इट। तो जब मैं सब कर रही थी मुझे रियलाइज हुआ कि उस 100 में से 30 बच्चे तो इतने थे कि वो 4th फ्लोर से जंप नहीं कर पा रहे थे। उतना उनका कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो जंप करेंगे, उनको डर लग रहा था। और मैं वहां पे छोटी सी थी, नन्ही मुन्नी आई और मैं कूद गई बिना सोचे, कुछ नहीं सोचा, कूद गई। और फिर उसके बाद हमारा एक लास्ट टेस्ट होता है, चेम्बर टेस्ट, जिसमें वो हमें बहुत प्रेशराइज्ड उसमें डाल देते हैं चेम्बर में, जहाँ पे लो प्रेशर वो रिलीज होता है गैस। एंड वहाँ पे हमें वसाल्वा टेक्निक से अपने ईयर के थ्रू प्रेशर रिलीज करना होता है।
तो काफ़ी लोग उसमें भी निकल गए और उसमें भी जाने से डर लग रहे थे उनको। मैं वापस से छोटी थी, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं था, मुझे करना था और मैं जाते-जाते कर गई और फाइनली जब रिज़ल्ट आया तो मेरा नाम उसमें था। और जब हम वहाँ पे पहुँचे मिनिको आइलैंड्स में, हमें पहले दिन ब्रीफ करा कि पानी ऐसा है, हम किसी के बिना जाना मत पानी के अंदर। पर वहाँ पे भी आपने जैसे कहा कि लड़कों की बहुत मस्ती होती है। लड़के रात में साढ़े 10 बजे निकल गए पानी के अंदर स्नॉर्कलिंग करने और फिर उसके अगले दिन हमें बहुत डाँट पड़ी, सारे ऑफ़िसर्स ने डाँटा और हमारा 1 दिन का स्कूबा डाइविंग कैंसल कर दिया गया। हमें 10 दिन करना था, तो हमने 9 दिन करा। फिर उसके अगले दिन हमारा वहाँ पे स्कूबा डाइविंग चालू हो गया। हम थ्रू द बोट हम अंदर गए पानी के। द वाटर वाज़ क्रिस्टल क्लियर थ्रू अ लॉट ऑफ डेप्थ हम अंदर तक देख सकते थे पानी के, हम एक-एक पत्थर को देख सकते थे, इतना क्लियर पानी था। और जब हम एंटर करने जा रहे थे, तो वहाँ पे बहुत सारे कोरल रीफ्स थे, बहुत सारी मछलियाँ थी, बड़ी, छोटी, कलरफुल। तो स्टार्टिंग में तो बहुत डर लगा कि क्या पता काट लेंगी, क्या हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था पहले और जब हम डर रहे थे, तो हमारे पैर भी कट रहे थे कोरल रीफ्स से। वो मरे हुए कोरल होते हैं ना, जो हार्ड हो जाते हैं, वो वाले थे। और पहले दिन तो हम सब बहुत डरे से, सहमे से थे। 1 घंटे हमने सबने स्कूबा डाइविंग करी और उसके बाद सब बोट पे आ गए, धूप में थे और सब थोड़े-से थके और उदास से थे क्योंकि पहला दिन हमारा उतना बढ़िया नहीं गया। थोड़े डरे-डरे कर रहे थे, उतना अच्छा नहीं लगा। फिर नेक्स्ट डे हमें ब्रीफ किया गया कि कैसे डरने की बात नहीं होती, कैसे-कैसे फिश हैं, हमें समझाया गया, सबके बारे में पढ़ाया गया। फिर हम नेक्स्ट डे और ज़ील और एंथुसियाज़्म के साथ गए और फिर हम और डीप और डेप्थ में गए और फिर हम वहाँ पे सारे बैक फ्लिप मार रहे थे, सिलेंडर पहन के उल्टा-उल्टा करके जंप कर रहे थे और फिर जाके हमने 8 दिन स्कूबा डाइविंग के बहुत मज़े लिए एंड वी वेंट इन द मैक्सिमम डेप्थ टिल वी कुड गो. It was around 15, yes, 15 feet if I remember, yes. And फिर वहाँ पे जाने के बाद आई वाज मी बीइंग द यंगेस्ट मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया था। हम वहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट किया था हमने। तो इफ आई कट द केक देयर एंड द होल एक्सपीरियंस का एक क्रक्स अगर मैं बोलूँ तो यही है कि सारे बच्चे जो वहाँ पे थे एवरीबॉडी फेल्ट लाइक एन अचीवर एंड एट द एंड ऑफ द डे इट वाज a जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एवरी डे दैट वी केम आउट ऑफ दैट वाटर एंड हम शिप जब हम बोट पे बैठ के वापस से जा रहे थे सब बहुत शांत रहते थे कोई बात नहीं करता था everybody had something going in their mind and everybody was just smiling and I don't know how to describe it in words but it was serene pure serene. योर एक्सपीरियंसेस आर मेस्मराइजिंग। मैं और आपने इतने अच्छे से उसको एलेबोरेट किया ना, आई कुड इमेजिन ईच एंड एवरीथिंग। जो बीच का आपने पहले डिस्क्रिप्शन दिया, देन योर फीलिंग्स अबाउट गोइंग इनसाइड द वाटर कि कितना वो डेप्थ में था। तो जो पिक्चर मेरे दिमाग में चल रही थी, सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर एक्सपीरियंस बट वे यू लाइक नरेटेड द एंटायर यू नो द एंटायर एक्सपीरियंस, दैट वाज आल्सो रियली अमेजिंग। सो डेफिनेटली स्कूबा डाइविंग करके आपका डर खुला होगा और एट्थ क्लास की छोटी सी खुशी में जब फोर्थ फ्लोर से जंप किया होगा तो डेफिनेटली जो वहाँ पे ऑफिसर्स खड़े हैं, जो आपके असेसर्स थे, वो भी एक बार के लिए सोच रहे होंगे कि हाँ ये एक नेक्स्ट ऑफिसर दिख रही है इंडियन आर्म फोर्सेस की मुझे। सो आर्मी ने भी एयरफोर्स, वो तो कई बार डेस्टिनेशन डेस्टिनी पे डिपेंड करता है, बट या विल विश कि आप एयरफोर्स में जाएं और अब फिर आप पैराशूट से अब की बार आप स्काई डाइविंग करें वहाँ पे। सो नाउ कमिंग टू द मोस्ट स्पेशल, Thanks a lot. yeah, welcome. Now coming to the most special achievement of yours, which is the RDC, the Republic Day Camp. उसके बारे में बात करने से पहले ब्रीफली टेल मी अबाउट कि एनसीसी में कितने टाइप के कैंप्स होते हैं, आपने कौन कौन से कैंप्स अटेंड करे, कौन से रह गए, और कैसे इन कैंप्स के लिए ऑप्ट किया जाता है या प्रिपेयर किया जाता है। Right. NCC में we have centrally organized camp and national camps. So we have ATC's CATC annual training camp which is of 10 days जहाँ पे सारे कैडेट्स को वो करना कंपलसरी होता है टू अर्न देयर सर्टिफिकेट. These are the compulsory camps. Now जो बाकी camps attend करना चाहते हैं नेशनल कैंप it is onto the cadets personal choice कि उन्हें वो करना है, क्या वो एलिजिबल है उसके लिए या नहीं. वो बाकी कैंप्स हैं फॉर एग्जांपल वायुसैनिक कैंप, नौसैनिक कैंप, थल सैनिक कैंप, एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप, रिपब्लिक डे कैंप, ट्रैकिंग कैंप और इतने सारे कैंप्स हैं जो मैं बता भी नहीं सकती. वी हैव स्कूबा डाइविंग कैंप एंड बहुत सारे कैंप मतलब आप यू नेम इट एंड वी हैव इट.
वी हैव अटैचमेंट कैंप्स जहाँ पे हम एयरफोर्स, आर्मी, नेवी इन सारे अकेडमी से कैडेट्स को अटैच करते हैं. कैडेट्स आर इनवाइटेड देयर एंड वहाँ पे वो एक ऑफिसर्स वे ऑफ लाइफ जीते हैं. वी हैव द कैंप्स जहाँ पे कैडेट्स को एसएसबी कैप्सूल में पढ़ाया जाता है कि कैसे एसएसबी क्रैक करी जाती है. A to Z, you name it and we have it. And even we have the medical camps जहाँ पे AFMC अटैचमेंट होती है, जहाँ पे कैडेट्स को बताया जाता है कैसे मेडिकल सिचुएशन में कैसे हैंडल करा जाता है. डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर्स में कैसे हमें बिहेव करना चाहिए, कहाँ हम हेल्प कर सकते हैं. Even during the COVID-19, we NCC cadets helped a lot by doing COVID duties. We had our particular passes which were made to perform those duties. We were in helping in shelter activities. Even during the Kerala floods, the cadets were there to help in the shelter activities. So we have a role which goes beyond this organization. And ये सारे जो हम कैंप्स कर रहे हैं वो हमारे चॉइस पे है कि हमें करना है या नहीं. इफ आई टॉक अबाउट द पॉलिसीज, आर यूनिट हैज अ पॉलिसी कि हम एक नेशनल कैंप एक बच्चे को देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि सारे बच्चों को फिर चांस नहीं मिल पाता है. अगर एक ही बच्चा सारे नेशनल कैंप करने लगे तो बाकियों के चांस कहाँ जाएंगे. तो मैंने एक एनुअल ट्रेनिंग कैंप करा है जहाँ पे मैंने 10 दिन का कैंप किया. उसके बाद मैंने सीधा रिपब्लिक डे कैंप किया. अब रिपब्लिक डे कैंप के बीच में मैंने 10 कैंप और किए हैं, पर वो 10 कैंप प्री आरडीसी कहलाता है. सो दैट कम्स अंडर, इट इज अ पैकेज ऑफ आरडीसी कैंप इटसेल्फ. Likewise, if I talk about other units, they have their cadets जो बाकी बहुत सारे कैंप में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जहाँ पे वो एक साथ वायु सैनिक कैंप भी करते हैं, आरटीसी भी करते हैं, और एक भारत श्रेष्ठ भारत भी कर लेते हैं. That is good for them, but it cuts out the opportunities of other cadets. So this is the way how it works, and these are the camps which happens. It is there in every direction, and everywhere we are present. गुड. सो नाउ कमिंग टू द आरडीसी, योर स्पेशल अचीवमेंट. पहली बात तो आरडीसी में पार्टिसिपेट करना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है. A lot of people boast in their resume that we participated in RDC, we represented in RDC, or we commanded our contingent in RDC. You not just participated, but you won the, like I'll say, it's not an award, it's an honor. You won that honor of being the best cadet across the India, and you received that honor from none other than the honorable Prime Minister of the country, Mr. Narendra Modi. तो ये मैं आपसे ही अब जानना चाहता हूँ कि कैसे अप्लाई किया, जो आपने उसको कैंप्स के पूरे पैकेज को अभी डिस्क्राइब किया कि 10 कैंप्स का प्री आरडीसी का एक पैकेज होता है. क्या वहाँ पे आपका स्केड्यूल रहता था, कितने टाइम की आपकी ट्रेनिंग थी, क्या क्या एक्टिविटीज आपने करी, किस फिजिकल रिगर से आप निकले वहां तक पहुंचने के लिए, एंड व्हाट मेड यू द बेस्ट कैडेट, व्हाट मेड यू स्टैंड आउट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द अदर्स कि आप बेस्ट कैडेट वहां पर बने. तो राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग जो पूरा एक प्रोग्रेशन आपका रहा आरडीसी को कंक्लूड करने तक, आपका एक्सपीरियंस, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ अबाउट द आरडीसी. नाउ आई एम लिविंग इट टू यू, यू कैन आंसर इलेबोरेटली कि आपकी क्या एक्सपीरियंस रहे, क्या टेक अवेज रहे, क्या चीजें आप हमेशा जिंदगी भर याद रखोगे वहां से. Right, sir. My RDC journey started on a very small note, जहाँ पे मेरी इच्छा सिर्फ और सिर्फ सीखने की थी, कि मुझे जो भी सीखने मिलेगा मैं सीखूंगी, और अगर मैं आगे गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गई तो जितना सीखा है उतना लेके वापस जाऊंगी. और ये जब शुरू हुआ तब मेरे सीनियर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इसमें, क्योंकि दिस इज हाउ इट पासेस ऑन. जब मेरे सीनियर्स ने मुझे पास ऑन किया इन्फॉर्मेशन कि ये बेस्ट कैडेट इवेंट है, इसमें आपको ऐसे ऐसे प्रिपेयर करना है, तभी मुझे समझ आया कि ये क्या है. तो अब मैं प्रिपरेशन मेरी जहाँ से शुरू हुई थी was studying. For being the best cadet, you need to have a lot of knowledge. And my knowledge started from studying about my service subject. मेरा एयरफोर्स के सब्जेक्ट पढ़े मैंने पहले. फिर मैंने कॉमन जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इन सब पे ग्रेजुअली इवॉल्व किया. इन सब के बाद मैं यूनिट लेवल पे सेलेक्ट हो गई और मैं ग्रुप लेवल पे गई. ग्रुप लेवल पे भी ये सारी पढ़ाई की. और अब अगर आप पूछ रहे हो कि आपकी ट्रेनिंग कैसी थी, तो हमारी ट्रेनिंग सुबह 5 बजे शुरू होती थी. 5 AM we used to wake up along with the cadets who were participating कर्तव्य पद और पीएम रैली पे. उन लोग का ड्रिल चलता रहता था, तो बेस्ट कैडेट्स उनके साथ ड्रिल में ज्वाइन होते थे.
पाँच पाँच से लेके 7:30 तक हम ड्रिल करते थे। 7:30 7:45 से लेके 8:30 तक हमारा ब्रेकफास्ट टाइम होता था। सून जैसे ही हमारा ब्रेकफास्ट खत्म होता था, हमें फटाफट अपने आप को अच्छे से थोड़ा फ्रेश होके हमें जाना होता था फायरिंग के लिए। एंड आफ्टर हमारा फायरिंग होता था 3 पोज़ीशन में, स्टैंडिंग, नीलिंग एंड प्रोन पोज़ीशन। We used to fire on a 1-into-1 target and 5 bullets for every position. So 15 bullets overall. हम फायरिंग करने के बाद हम अपने स्कोर्स देखते थे। जैसा स्कोर्स आया उतना हमारा मूड होता था। अगर बहुत अच्छा आया तो हमारा मूड ठीक है, खराब आया तो बाकी दिन खराब जाता था। फिर उसके बाद हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेशन होता था। एंड इट ऑल आई विल माइंड मी it is all happening without any gaps. Best cadets always used to run from one event to other event. फायरिंग खत्म हुई, भाग भाग के हम जाते थे पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास के लिए। वो होता था कॉन्फ्रेंस रूम में, जहाँ पे हमारे कर्नल शेखर सर ही यूज टू कम एंड ही यूज टू टेक एवरी कैडेट, जो भी कैडेट उस रूम में प्रेजेंट है, हम सबको एक मिठाई के डब्बे में लेक्चरर टॉपिक्स दिए जाते थे, जो हम निकालते थे और हम एक 5 मिनट देते थे कि लेक्चर प्रिपेयर करो उस पर। हम 5 मिनट में जितना प्रिपेयर करते थे और हम वो सारे चिट्स बंद करके बैठ जाते थे, एक दूसरे के लेक्चर सुनते थे। सो अगर एक दिन में 15 लोग अलग अलग टॉपिक पे लेक्चरेट बोल रहे हैं, तो हमारे पास 15 अलग चीजों का नॉलेज आ गया है उसी कम टाइम में। सो दैट इज समथिंग विच इज वर्थ अ लॉट। नाउ एक एक बंदा लेक्चरेट दे रहा है एंड हमारे सर एक एक कैडेट को गाइड कर रहे हैं कि कहाँ सही है कहाँ गलत है। उसके बाद ही यूज टू टीच अस जियो पॉलिटिक्स। ही यूज टू एक्चुअली Yeah, please go on, ये कुछ इसमें, yeah, please go on, कुछ इसमें। yes he used to teach us geopolitics. He used to teach everything which is happening in and around the world, the globe, country, state, everything. And this happened, our personality development ho gaya. Then he used to take our interviews. For interview we were trained from how to uh, get ready, how to make our hair, how to wear what, from there to how to sit, to how to talk, what all to put in an interview and PIQ, and how to answer the questions. Everything was taught to us. After that, it was followed by a little 15 minutes break, and which was followed by group discussion task. Now, the cadets were divided in two groups, and we were given two different topics. The cadets who were given topic to speak first used to go on with their group discussion, and we used to be the assessors. We used to listen, we used to find their mistakes, and we made sure कि हम वो गलती रिपीट ना करें। तो हमने 7 महीने ये सब करते करते बहुत कुछ सीख लिया। और सर हमारे साथ हमेशा होते थे वो सब देखने के लिए। तो उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होता था, उसके बाद हमारा 1 घंटे का ब्रेक होता था लंच के लिए। लंच करके आने के बाद हमारा वापस पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस चलते थे और उसके बाद सून आफ्टर दिस वी अगेन वेंट फॉर ड्रिल इन द इवनिंग। हम शाम में वापस से ड्रिल करते थे और उसके बाद बेस्ट कैडेट्स को कल्चरल में भी पार्ट लेना पड़ता था। सो यू हैव टू बी गुड इन सिंगिंग एंड डांसिंग एज वेल। सो उसके बाद हम जाते थे, हमारे ड्रिल के बाद थोड़ा फ्रेश होके 15 मिनट का टाइम मिलता था ब्रेक का, फ्रेश होके हम कल्चरल्स में जाते थे, जहाँ पे सबको अलग अलग इवेंट थे। मैं सिंगिंग में अच्छी थी तो मैं सिंगिंग में गई थी और मैं वहाँ पे एंकरिंग कर रही थी। कुछ बच्चे जो डांसिंग में अच्छे थे या ड्रामा में अच्छे थे वो सारे इवेंट्स कर रहे थे, क्योंकि आरडीसी में कल्चरल्स भी इंक्लूडेड है जो बच्चों को पता नहीं होता यूजुअली। और कल्चरल्स के बाद हम फ्री होते थे रात में। रात में हम थोड़ा सा फ्रेश होके डिनर करके वापस से अपनी पढ़ाई में लग जाते थे, जो हमारी चलती थी रात के 2 बजे तक। मतलब मेरी चलती थी रात के 2 बजे तक, बाकी जिसको सोना है जिसको पढ़ना है सबकी अपनी मर्जी थी। और फिर वापस से सुबह 5 बजे उठ के हमारा ये वापस से फॉलो होता था। तो ये पूरे 7 महीने हमारे बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड थे और ज्यादा यहाँ वहाँ सोचने का टाइम भी नहीं था। इट वॉज अ वेरी प्रोडक्टिव टाइम फॉर अस। गुड। सो आपको कब पता चला कि आपको बेस्ट कैडेट का अवार्ड मिलने वाला है, एंड ये अवार्ड आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलेगा? और कैसी वो फीलिंग थी, कैसे आपने प्रिपेयर करा कुछ मतलब जब आपको पता चल जाता है कि मुझे अवार्ड मिलेगा, तो थोड़ा सा प्रिपेयर कराते हैं सभी बच्चों को कि ऐसे जाना है ऐसे चलना है, वो किस टाइप की ट्रेनिंग थी? और क्या वो मोमेंट था जब आप पीएम को फेस कर रहे थे, ही वॉज गिविंग यू दैट ट्रॉफी, गिविंग यू दैट मेडल? और क्या आपके पेरेंट्स की फीलिंग थी, क्या आपके फ्रेंड्स की फीलिंग्स थी उस टाइम पे?
क्या आपको रेस्पॉन्सेस मिले, वो मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि कैसे मतलब लोगों ने मतलब उस चीज को परसीव किया, कितना ज्यादा प्राउड फील किया होगा। आप एक नेवी ब्रैड आपने हैं, आपके पेरेंट्स ने भी मतलब फादर ने भी कभी सोचा होगा कि हाँ मतलब मुझे भी ऐसे मौका मिले, और जब बच्चों ने वो चीज करके दिखाया तो डेफिनेटली वो चीज बहुत ज्यादा पेरेंट्स के लिए भी इंस्पायरिंग हो जाती है। सो दैट पर्टिकुलर मोमेंट। बिल्कुल, आप आपने मुझसे सवाल पूछा और मेरे चेहरे पे हँसी मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही बिकॉज़ इट मीन्स सो मच टू मी। जब मेरे को पता चला कि मैं ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट बन गई हूँ, मैं उस टाइम पे स्टेज पे थी और मैं मास्टर ऑफ सेरेमनीज़ थी आरडीसी में, तो मैं प्रैक्टिस कर रही थी अपने नेक्स्ट एमसी के लिए। और तब मुझे एक कर्नल आके इन्फॉर्म करते हैं कि खुशी, यू हैव टू रिपोर्ट एट द कर्तव्य पथ टू प्रैक्टिस रिसीविंग द बेटन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। He did not tell me that I win. He told me this exact words. And I was in shock because in the whole RDC, we did not have time to reflect on our performances कि हमने कैसा किया, कैसा नहीं. उस टाइम पे भी मैं बिजी चल रही थी. तो जब मुझे ऐसा बताया गया तब मेरे को अचानक से ऐसा लगा कि मैं जीत गई हूँ. और फिर मुझे वो बिलीव नहीं हुआ, उसके बाद मैंने 2-3 लोगों से और पूछा कि लिस्ट आ गई है क्या? मुझे लिस्ट में नाम देखना है। फिर मैंने जब नाम देखा तब मुझे बिलीव हुआ कि इट इज़ मी, माय नेम इज़ देयर ऑन द फर्स्ट लिस्ट एंड उसके बाद मैं एमसी छोड़ा और मैं फटाफट भागते-भागते कर्तव्य पथ पे रिपोर्ट किया। कर्तव्य पथ पे जब रिपोर्ट किया तो सारे जो एसडी बेस्ट कैडेट्स भी थे, वो सारे वहीं पे थे और हम सब एक-दूसरे को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। सबके आँखों में आँसू हैं। सब रो रहे हैं क्योंकि बहुत मेहनत थी इसमें और जब मेहनत रंग लाती है वो खुशी के आंसू किसी से कंट्रोल नहीं हुए। फिर उसके बाद हमें एक लाइन में खड़ा कर दिया गया और हमारी प्रैक्टिस उसी मोमेंट से चालू कर दी। उस टाइम पे हमें स्टिक ऑर्डरली के स्टिक पकड़ाते थे बेटन के लिए और मार्चिंग करवाते थे जो हम सबको अच्छे से आता था। तो एक रूट था जो हमें फॉलो करना था और उस रूट से हम फॉलो करके आके हमारा प्रैक्टिस कर रहे थे। 3 दिन पहले हमें पता चला, जिस दिन राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था, उसी दिन पता चला कि हम बेस्ट कैडेट बन गए हैं। और उसके बाद मैंने अपनी फैमिली को फॉर द फर्स्ट टाइम आरडी कैंप में बुलाया। मेरी फैमिली दिल्ली में ही थी, पर मैंने एक बार भी नहीं बुलाया क्योंकि मुझे वो एश्योरेंस चाहिए था, मैं जीत जाऊँगी तभी बुलाऊँगी। जिस दिन मुझे पता चला मैं बन गई हूँ, मेरा फर्स्ट कॉल गया मेरे मदर को एंड वहीं पे मेरे फादर भी थे एंड मैंने उनको बताया कि मैं बन गई हूँ ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट। दे वर द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ। दे वर सो हैप्पी फॉर मी। वो उसी दिन शाम में मेरे प्रैक्टिस के बाद मेरी बहन, मेरे पापा, मम्मी, जीजू सब मेरे से मिलने आ गए। शाम में मैं उनसे मिली और मैं वापस रोने लगी Caution. A virus has कि been detected. मेरा हो गया है, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है। उस टाइम तक वापस मेरे को बहुत इमोशनल हो गई। सब बहुत खुश थे मेरे से। रात में जाके मैंने अपना फ़ोन चलाया और मैंने फ़ोन पे देखा कि सबने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी है कि मैं बेस्ट कैडेट बन गई हूँ। मेरे सारे वेल विशर्स, मेरे सीनियर्स सब इतने प्राउड थे मुझसे और दैट वाज़ द फीलिंग सर व्हिच वाज़ वर्थ ऑल दिस। इट वाज़ वर्थ ऑल द 7 months of training. Then we made the people who believed in us so happy and proud of us. My mentor, Colonel Shekhar sir, he was in tears of joy because he was there throughout the journey for me. तो जब लोगों के विश्वास पे खड़े उतरो तो उसकी खुशी ही बहुत होती है जो मैं बता भी नहीं सकती। आगे जाके जब मैंने जिस दिन प्राइम मिनिस्टर से वो अवार्ड लिया, मेरी एक ऐसा एक मोमेंट नहीं था जब मैंने उनकी आँखों में नहीं देखा। वो वहाँ से आए मेरे सामने और मैं उनकी आँखों में ही देखती जा रही हूँ। वो मुझे बेटन दे रहे हैं, वो मुझे मेडल लगा रहे हैं एंड आई एम लुकिंग एट हिम, आई एम स्माइलिंग। आई एम स्माइलिंग विद दैट कॉन्फिडेंस दैट आई हैव अर्न्ड दिस स्पॉट दिखाया। मैंने जिनने भी मुझ पे विश्वास रखा था, उनको प्राउड कर दिया। मेरे मम्मी-पापा जो उधर बैठे थे, मेरे पापा हू हैज़ ऑलवेज़ एडमायर्ड द प्राइम मिनिस्टर, आज उनकी बेटी खुद उनसे अवार्ड ले रही है एंड ही वाज़ देयर टू सी इट। I felt really proud in myself. I felt really happy that I made them proud. And it's beyond describable, that feeling of immense happiness. डेफिनेटली जो अचीवमेंट्स होती हैं ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज होती हैं किसी भी इंसान के लिए। एंड प्राइम मिनिस्टर से मिल पाना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बट ही स्पेशली केम देयर, ही गेव यू दैट बैटन, ही गेव यू दैट ऑनर।
बहुत मतलब एक प्राउड मोमेंट है सभी के लिए। आई वांट टू नो कि जब आपको बेस्ट कैडेट का अवार्ड मिला, क्या उसके बाद अब आपको अलग अलग जगहों पे मतलब रिकॉग्निशन मिलने स्टार्ट हुई? क्या लोग आपको अब ऐसे अलग से एक देखते हैं आपके कॉलेज में, आपके हॉस्टल में, एक अलग से आपको वैल्यू किया जाता है कि यार ये वो लड़की है जिसने एनसीसी की है? डू द पीपल रिकॉग्नाइज यू नाउ मोर देन दे यूज्ड टू रिकॉग्नाइज यू अर्लियर? ये पहले सिर्फ ठीक है किसी को पता होगा शायद एनसीसी करती है, मे बी आप अपने फ्रेंडशिप पे फ्रेंड सर्कल से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता होगा बिकॉज यू हैव योर ओन कमिटमेंट देयर। आपके जो हॉस्टल के फ्रेंड्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और होगी। मे बी आपको उनके साथ मिंगल अप होने में कुछ मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि उनके प्लान्स का पार्ट आप डेफिनेटली नहीं हो। लेकिन जब आपको ये ऑनर मिला तो क्या कुछ ऐसे लोग थे जिनका परसेप्शन आपको लेके चेंज हुआ, जो आपको पहले बोलते होंगे कि यार ये सब क्या करते रहते हो यार, मतलब हमें तो नहीं समझ में आता क्यों एनसीसी और क्यों आरडीसी, क्यों इतनी मेहनत और क्यों इतना फोकस, क्यों इतने कॉम्प्रोमाइजेस? और उसके बाद दे सेम पीपल व्हेन केम टू यू एंड टेलिंग कि अच्छा तुम ये कर रहे थे एंड नाउ आई रियली रिस्पेक्ट यू। तो वो पर्टिकुलर कुछ मैं ऐसे इंस्टेंसेस जानना चाहता हूँ। आपने एकदम सही चीज़ पे पॉइंट आउट किया है। जो 7 महीने के सैक्रिफाइस थे, उसमें हमने बहुत सारे प्लान्स कैंसल किए, बहुत सारे लोगों को डिसअपॉइंट किया है, बट द ट्रू वन स्टेड। मेरे जो सीनियर्स थे, दे वर इन द रूम, गैदर्ड देमसेल्फ एंड दे वर वाचिंग मी रिसीव द बेटन। सो द ट्रू वंस विल ऑलवेज स्टे। नाउ बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बोला कि क्या कर रहे हो, 7 महीने क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, कोई श्योरिटी भी नहीं है तुम होगे या नहीं, फिर क्यों इस सब में पढ़ रहे हो, बस अपना एनसीसी करो, सीसर्ट लो। But then there is always that urge to do best in the field that you have chosen. तो वो करते करते ना ये सारी चीजें, ये सारी वॉइसेस फेड हो गई। ध्यान इन सब चीजों पे, when your aim is something, you forget to listen to all the negative noises, so it automatically faded away. So now when I achieved this position and this title, after that, we have our 5 days camp where we stay in five-star hotel in Mumbai. That happens from Maharashtra directorate, and every other directorate also do that. RDC cadets को motivate करने के लिए, उनके sacrifices को थोड़ा सा enhance करने के लिए, थोड़ा reward करने के लिए हम रखते हैं। तो यहाँ पे मुंबई में आके बहुत सारे ऑफिसर्स से मिली, हमारे खुद के एडीजी महाराष्ट्र, सबने मुझे पर्सनली रिकॉग्नाइज किया। हर एक स्पीच में मुझे पर्सनली नाम लेके मेरे अचीवमेंट को बहुत ऊपर रखा, विच मेंट अ लॉट टू मी। एंड उसके अलावा भी मुझे अब इस पोजीशन पे रखा जाता है कि जहाँ वो जानते हैं कि मैं अपने जूनियर्स को वैसे ही ट्रेन करूँ, और मुझ पे इतना कॉन्फिडेंस इम्पोज किया है कि दे हैव गिवन देयर दैट अथॉरिटी टू मी टू ट्रेन द जूनियर्स। दैट मीन्स अ लॉट टू मी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, माय फ्रेंड्स, they are supremely proud of me. They are so happy to call me their friend, that they know me. Obviously they were happy even before. I've always been a good friend, but now that जो 7 महीने मैंने उनसे बात नहीं की, उनसे ज्यादा घूमी फिरी नहीं उनके साथ, it has all been worth it, वो खुद बोलते हैं। तो that is also something which is now compensated. And I feel like a different evolved person, क्योंकि इतना सब जो सीखा है, इतना सब जो अटेन किया है, इतना पोजीशन एंड स्टिल बीइंग हम्बल्ड, इट मेक्स यू हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एंड बहुत अच्छा लगता है अपने आप में कि यहाँ पे भी, और एक और थॉट रहता है कि यहाँ पे भी रुकना नहीं है, दिस इज नॉट द अल्टीमेट गोल। अल्टीमेट गोल इज टू जॉइन द फोर्सेस, देयर इज नेवर अ स्टॉप टू परस्यूइंग समथिंग। तो ये सारी चीजें दिमाग में रखते हुए, इतनी पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव सपोर्ट के साथ, सबका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहता है, और जैसे आप होते हो, आप अपने सर्कल वैसे ही बना लेते हो। तो आई बिलीव दैट एवरीबडी हु स्टेड विथ मी हैज ऑलवेज बीन पॉजिटिव, हैज ऑलवेज बीन सपोर्टिव। एंड इवन इफ कहीं किसी को कोई शिकायत होती थी, वो सारी दूर हो गई हैं, और आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। वाह, मतलब आपकी जो पूरी स्टोरी है इट्स सो अमेजिंग एंड सो इंस्पायरिंग। और जैसे आपने बताया कि यू आर गिवन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रेन योर जूनियर्स, तो आई नो कि आपको अब काफ़ी इवेंट्स में स्पीचेस देने के लिए या फिर टू बी मेंबर और
गेस्ट ऑफ ऑनर इन दैट इवेंट आपको बुलाया जाता है. सो आई वांट टू नो फ्रॉम यू, अब किस टाइप के आपके पास ऐसे इनविटेशंस आते हैं. जैसे हम आपके ये पॉडकास्ट आपके लिए हमेशा, मतलब हम आपके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहेंगे कि आपने टाइम निकाला हुआ है यहाँ पे. तो ऐसे कौन कौन लोग हैं जहाँ पर आप जाते हो, हाउ डू यू ट्रेन योर जूनियर्स, और कैसे अब आप उस लीडरशिप रोल में आ रहे हो, हाउ एनसीसी हैज इवॉल्व्ड यू इनटू अ लीडर. Absolutely. My first interview that I gave was in the RDC camp, the Boys of Red Hackle, where वहाँ पे उन्होंने मेरा interview लिया, and it has been released quite nicely. And from there on, मैं जब college में आई, जीत के, तब मेरे कॉलेज ने मुझे फेलिसिटेट किया. वहाँ पे मेरे कॉलेज में भी एनसीसी है, तो उनके बच्चों के लिए मैंने स्पीचेस दिए, कैसे उन्हें एनहांस करना है, कैसे मेरी स्टोरी थी मैंने उनको नरेट किया, और कैसे उन्हें मोटिवेट करना है. अभी भी मैं उनको गाइड करती रहती हूँ कि आप कैसे हर एक चीज़ को किस अटेम्प्ट पे ले सकते हो, कैसे आपको किस चैनल से, या फिर हर चीज़ एक छोटी से छोटी डाउट मैंने ओपन करके रखा है कि जो भी हो आप मुझे पूछो. मैं यूनिट पे जाती हूँ, तो यूनिट पे मुझे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है टू इंटरैक्ट विथ माय जूनियर्स, जहाँ पे मैं वापस अपने तरफ से जितना मुझ में है, जितना मैंने सीखा है, उतना मैं उनको सिखा पाऊँ. ये बड़ा सा प्लेटफॉर्म मुझे दिया जाता है. और इनफैक्ट मैं जहाँ पे भी जाती हूँ अभी, जो एनसी से रिलेटेड है या फिर थोड़ा सा भी डिफेंस रिलेटेड है, जिसको मेरे अचीवमेंट का पता है, I always get a chance to share about it. I always get a chance to educate what I have educated, what I have been educated, and I feel कि ये बहुत अच्छी बात है. मैं वो शेयर कर पा रही हूँ बाकी लोगों के साथ. नॉलेज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है. So that's one thing. And that's about it. I've been privileged to call by you. वेल, इट्स एन ऑनर फॉर फॉर अस. बट इस टाइम आप ये पॉडकास्ट अपने हॉस्टल में बैठ के कर रहे हो. मैं भी अपने, मतलब हॉस्टल में रहा हूँ, एंड आई कैन वेरी मच कोरिलेट कि जब हॉस्टल में आप होते हो और आपको इस तरीके से कहीं पे इंटरव्यू देने जाना है, कहीं पर आपको स्पीचेस देने जाना है, कहीं पे आप पॉडकास्ट के लिए कहीं पे बैठ के आपने रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो जो आपके फ्रेंड्स होते हैं दे एनवी यू, दे गेट मोटिवेटेड फ्रॉम यू. और एक बहुत ही पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है उस पूरे एनवायरनमेंट में, क्योंकि हॉस्टल में लाइक माइंडेड जो पीपल होते हैं, जो पीयर्स होते हैं, एक ही एज ग्रुप के सिमिलर माइंडसेट को एक साथ, बहुत ही मतलब क्लोज एक सोसाइटी होती है. दे आर नॉट स्प्रेड आउट. एक एक कमरे में तीन तीन चार चार लोग रह रहे हैं और बड़े क्लोज उसमें रह रहे हैं. और उसमें जब एक इंसान कुछ इवॉल्व करता है, और अपने आप इस टाइम पे शायद रूम में बैठ के या एक जगह निकाल के बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, आपके फ्रेंड्स को पता होगा कि अरे वो इंटरव्यू देने गई है, तो उन पे भी एक बहुत ही पॉजिटिव एक इंप्रेशन क्रिएट होता है, एंड दैट मोटिवेट्स, दैट इट स्प्रेड्स दैट ऑरा. जो आपका एक ऑरा है, होपफुली वो स्प्रेड करे आपके फ्रेंड्स में, आपके पूरे कॉलेज में. आप ऑब्वियसली यू हैव ब्रॉट लॉरियल्स टू द कॉलेज, आपका कॉलेज अपने आप में बहुत फेमस है, बट नाउ यू हैव बिकम इवन लाइक a trademark of that college. So that's really amazing. So I want to know from you that you just said कि RDC is the culmination of the NCC. जो भी सबसे सुप्रीम चीज है within this organization, you have achieved it. तो क्या अब भी आप एनसीसी को परस्यू कर रहे हैं, या फिर अब आप अपने इसको छोड़ के अपने करियर की तरफ या फिर अपने स्टडीज की तरफ ज्यादा लीन हो चुके हैं, और अब क्या बचता है अगर आप परस्यू कर रहे हैं एनसीसी में, तो अब आपके लिए क्या बचता है एनसीसी में? जी जी. आई एम करेंटली मैंने अभी तक अपना बी सर्ट का एग्जाम दिया है. आई एम सेकेंड ईयर कैडेट. आपने बोला कि अब क्या बचता है एनसीसी में. अब मैंने एनसीसी की सबसे हाईएस्ट पीक हासिल कर ली है, और अब मेरा मेजर रोल यहाँ से शुरू हो रहा है कि मैंने जो हासिल किया है वो मैं अपने जूनियर्स को दूँ. दैट इज द बिगर रोल टू प्ले. कि वॉट एवर आई हैव लर्नड, द मिस्टेक्स दैट आई हैव कमिटेड, द राइट थिंग्स दैट आई हैव डन, वो सारी चीज़ें मैं अपने जूनियर्स को सिखाऊं. और जो भी एसएसबी पैटर्न की ट्रेनिंग मैंने ली है, वो मैं अपने ग्रुप में ही अपने बैचमेट्स को सिखाऊं, अपने दोस्तों को सिखाऊं. अब ये मेरा मेजर रोल है कि जितना मैंने सीखा है, उससे कई ज़्यादा मैं अपने दोस्तों को सिखा पाऊँ. एंड दिस आई बिलीव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रोल एट दिस मोमेंट. You know what's the best thing about you? It's not just your achievements, it's not just the RDC that you have attended, it's not just the honor that you have received, but it's the mindset that you possess. वो माइंडसेट जो आपका है ना, वो उससे आपसे बात करके, जैसे कि आपने बोला कि हाँ मैंने कुछ अचीव कर लिया, एंड नाउ हैव ए बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्प्रेड दैट नॉलेज,
टू मोटिवेट अदर्स। तो ये जो माइंडसेट है डेफिनेटली, मैं मतलब वेटरन से बात करता रहता हूँ, so they always say me अर्पित, इट्स ऑलवेज इन द ब्रेन, इट्स ऑलवेज इन द एटीट्यूड। तो आपसे बात करके मैं जितना भी पूछूं कि आपने कितनी मेहनत करी, आपको क्या मोटिवेशन था, बट आई बिलीव द बेस्ट थिंग अबाउट यू एंड व्हाट लेड यू टू द अचीवमेंट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। ये जो पॉजिटिविटी है, ये जो आपके सोचने का तरीका है, आपके जवाब देने का तरीका है, इट्स रियली रियली अमेजिंग एंड आई एम जस्ट रियली फ्लैटर्ड बाय द वे यू लाइक स्पीक। ऑब्वियसली आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। आप जो कल्चरल एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती थी, क्या आप उसमें सिंगिंग करते थे वहाँ पे? एक्चुअली मैं सेंट्रल एमसी थी। तो सेंट्रल एमसी का रोल क्या होता है कि वहाँ पे जो भी बड़े से बड़े डिग्निटरीज, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ, एयर, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब के लिए मैं वहाँ पे स्टेज पे खड़ी होती थी और इन सबको होस्ट करती थी। तो दैट वाज आल्सो अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू मी। एंड वो चीज़ भी मैंने बहुत सीखी है, वहाँ से भी मेरे वॉइस का मॉड्यूलेशन बहुत एनहांस हुआ है। एंड आई गॉट टू learn how to not get cold feeted in front of all these big dignitaries. Along with having my best cadet competition, I also had this responsibility on my shoulders, which I'm so happy for. And हाँ, मैंने सिंगिंग करी है। मैं महाराष्ट्र डायरेक्टेड के सिंगर्स ग्रुप से गई थी, जहाँ पे कल्चरल कंपटीशन में हमने पार्ट लिया था। अमेजिंग। तो एक जो हॉलिस्टिक आपकी पर्सनालिटी है, जो आप एकेडमिक्स में आप बहुत अच्छे हो, आपकी जो वॉलंटियरिंग आपने एनसीसी में करी, योर पार्टिसिपेशन इन कल्चरल, डेफिनेटली एनसीसी का रोल, आपके जो गोल है लाइफ में उसका रोल, आपकी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जो आपकी पर्सनालिटी की हुई है उसमें डेफिनेटली रहा है। So I think I've talked enough about your achievements, about your the NCC experience. Now I want to know a bit more about you. कि क्या मतलब जैसे फिजिकल रिगर होता है, हमने पहले बात करी थी कि गर्ल्स को एक परसेप्शन होता है कि शायद उतनी ज्यादा गर्ल्स फिजिकली स्ट्रेंथफुल नहीं होते जितने बॉयज होते हैं। सो आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि वो आपने एनसीसी कर लिया, यू टोल्ड मी कि वो 10 लैप्स मैंने स्कूबा डाइविंग के लिए करे, अपने एडवेंचर कैंप्स करें। सो आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि आप कितने पुशअप्स वगैरह कर लेते हो, पुलअप्स वगैरह कर लेते हो, क्या मतलब क्या आपका एकेडमिक सॉरी क्या आपका फिजिकल रूटीन रहता है ऑन डेली बेसिस? क्या आप कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस या जिम जाना, वर्कआउट ऐसा कुछ करते हो? देखिए, आई एम अ नेशनल लेवल ताइक्वांडो प्लेयर एंड आई हैव बीन द स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ माय स्कूल। सो आई डोंट लैक एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मेरा काफी अच्छा जाता है। रही बात पुशअप्स की, compared to the boys of my age group, it is a little less, but that is to talk about my case. मेरे साथ ही मेरी जो अलग दूसरे फ्रेंड्स हैं, दे कैन वो इतने सारे मतलब 50-100 पुशअप जितने करवा लो कर सकते हैं। तो ये बात नहीं है कि लड़की कम कर सकती है, लड़का कम कर सकता है। इट्स डिपेंडेंट ऑन द पर्सन। इवन इन बॉयज कुछ है जो 2 में थक जाते हैं और कुछ है जो 50 करते हैं। द सेम हैपेंस इन द गर्ल्स। तो मेरा एंड्योरेंस अच्छा है, पर मेरा हैंड स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम है, तो मेरे से पुशअप ज्यादा हो नहीं पाते। और ड्रिल रही बात, उसमें भी एंड्योरेंस लगता है, उसमें मेरा कोई इशू नहीं होता था। फ्लेक्सिबिलिटी इज एट पीक। एंड अगर आप बोलो कि आजकल, ट्रू, लड़कियों को बोला जाता है कि शायद इनकी फिजिकल कैपेबिलिटी कम है। इस बार रिपब्लिक डे कैंप वाज अबाउट ऑल वुमेन कंटिजेंट एंड इतने सुंदरता से सारी महिलाओं ने इतना अच्छा किया उसमें। द होल ग्राउंड वॉज लिट बाय देयर एक्सट्रीमली अमेजिंग परफॉर्मेंस। एंड ये सिर्फ उस दिन की बात नहीं है, ये उस 7 महीने की ट्रेनिंग थी जो उन्होंने किया। एंड वही ट्रेनिंग लड़के भी करते हैं और वही ट्रेनिंग इन्होंने भी किया। तो डिफरेंस कोई ये नहीं है कि लड़का या लड़की का, डिफरेंस इज ऑन एन इंडिविजुअल, कौन कितना कर सकता है कौन नहीं। दैट गोज इन ऑल जेंडर। So that brings me about brings me on the topic of gender parity. तो जैसे आपने बताया कि एनसीसी में कोई डिफरेंस नहीं है, फौज कोई डिफरेंस नहीं देखती है। हाँ, पहले कुछ असाइंड रोल्स थे जो जनरली किसी कुछ रीजंस की वजह से फीमेल ऑफिसर्स को या जो फीमेल स्टाफ होता था उनको नहीं दिए जाते थे, बट ग्रेजुअली थिंग्स आर चेंजिंग। अब सैनिक स्कूल्स में लड़कियां आ रही हैं, एनडीएस में लड़कियां आ रही हैं। उसके अलावा जैसे आप एनसीसी में जस्ट टोल्ड कि देयर इज नो डिफरेंस। सो आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि कहीं पर आपको ऐसा फील हुआ कि विमेन होना मेरे लिए चैलेंजिंग है, अगर मैं लड़की नहीं होती तो कुछ ज्यादा अचीव कर पाती? कहीं पे ऐसे कुछ हिंड्रेंसेस थे बिकॉज ऑफ दिस जेंडर आइडेंटिफिकेशन, या जो हमारी सोसाइटी में एक परसीव्ड रोल होता है?
एब्सोल्युटली नॉट सर। मैंने कभी भी ऐसा फेस नहीं करा या ऐसा रिग्रेट नहीं किया कि आई एम अ गर्ल एंड आई एम फेसिंग दिस इशू। There are boys as well who are going through some of the other issues, but they never complain कि I'm a boy and I'm facing this issue. The only issues that women were facing were कि why don't we have our spot here? Why are we not into fighter stream? Why are we not capturing the glaciers? And अभी जैसे आपने बताया evolvement हो रहा है. Women are fighting for their spot and they are getting it. बट कभी ऐसा नहीं किसी को भी आई डोंट थिंक ऐसा कभी लगता होगा कि रिग्रेट होता होगा कि आई विश आई वाज अ मैन एंड मेरे लिए वो इजी हो जाता। आई विल फाइट एज अ वुमन एंड मेक इट इजी फॉर एवरी अदर वुमन दैट इज देयर बिहाइंड द लाइन। एंड पर्सनली आई हैव नॉट फेस्ड एनी इश्यूज। आई हैव नेवर फेल्ट कि अगर मैं एक लड़का होती तो मेरे लिए ये चीज बेटर हो जाती। इट वॉज ऑलवेज इक्वल इन एवरी फील्ड एंड that is something very important to bring out. Great. So the way you picked it up, कि women होना, it's not about like being inferior to anybody. It's like being special in itself. आपके parents ने आपको बहुत support किया and very beautifully आपने मैं क्योंकि लड़का हूँ तो आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि there are boys going through various phases and they never complained about it. या दैट इज ट्रू। आई मीन अगर लड़कियां भी इस बात को रिकग्नाइज करती हैं देन वी कैन या डेफिनेटली से कि वो इक्वालिटी की तरफ हमारी सोसाइटी जा रही है। हमारी गर्ल्स दे आर इवॉल्विंग। सो आई वांट टू नो फ्रॉम यू अ टेक फॉर ऑल द गर्ल्स to be specific who aspire to join the NCC, who aspire to join the forces, के forces उनको एक इतना अच्छा platform देती है to prove themselves. We have so many lady officers coming up who are like achieving feats on daily basis. So what do you have to say to your juniors who are girls and who are either like already enrolled in NCC or those who want to like those who are aspiring to get into the NCC? To the girls who are watching this, I really want them to know that you don't have to take motivation from somewhere or fall into somebody's, some under somebody to get evolved. We need a lot of self confidence and हमें खुद पे विश्वास रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। खुद का जब विश्वास इतना स्ट्रांग रहे ना कि मैं अगर एक हाइट या एक पोजीशन सेट कर ली है तो मैं वहां तक जाकर ही रहूंगी। तो कोई भी हो चाहे वो लड़का हो लड़की हो वो करेगा ही करेगा। दे विल ऑलवेज डू इट इफ यू हैव दैट मच इन यू। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ जेंडर हियर। एंड टू द गर्ल्स हु आर वाचिंग, नेवर फील इंफीरियर टू एनीबॉडी, be it I'm sorry, but be it your parents, be it your friends, be it your counterparts or anybody, never feel inferior. You possess so much knowledge in yourself. आप अपने आप पे इतना काम करो कि लोग आपको नीचे देख ही ना पाए। They always stand with that confidence, and confidence comes from knowledge. So evolve and work on yourself till you are there on that position, and nobody can bring you down. Absolutely nobody. So डरना तो है ही नहीं बिल्कुल। अपने आप पे विश्वास रखना है और अपना काम करते रहना है। बाकी देयर इज नोबडी हु कैन गेट यू डाउन। वो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। So खुशी, now I want to know कि what are your further plans, कि अब आप अपनी स्टडीज पे फोकस करना चाह रही हैं, अब आप आगे फोर्सेस के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो, और क्या आप कोई प्लान बी सोच कर चल रहे हो कि चलो गिवन अ केस कुछ हो जाता है। आई आई रियली विश, आई ट्रूली होप कि मैं कल ऐसा कुछ ना हो। मतलब आई एम सॉरी टू से लाइक दिस बट या इट्स ऑलवेज प्रैक्टिकल टू हैव अ प्लान बी इन लाइफ। So do you have you kept any plan B, or like are you planning to prepare for CDS or FCAT now? What are your plans further? My plans at the current moment is prioritizing my college and CGPA. Being very realistic, you need to have a fine CGPA to get into SSB and get into the ICE. Along with बाकी सारे achievement, मेरा CGPA भी बहुत मैटर करता है। तो अभी मेरा 6 महीने का प्लान है टू इम्प्रूव ऑन माई अकेडमिक्स। कॉलेज का जो मेरे 6 महीने की ट्रेनिंग में लैग हो गया था, तो अब मैं उस पर बहुत रिगरसली काम कर रही हूँ और वो एक स्मूथ वे में चल भी रहा है। आफ्टर दैट मेरा फोकस होने वाला है एफटैट एंड सीडीएस प्रिपरेशन पे। जो मैं कॉलेज के अभी मैं थर्ड सेम में हूँ,
कॉलेज के 5th सेम तक मैं वो सारे एग्जाम्स देना शुरू कर दूंगी। उसके बाद लाइक यू सेड, इफ आई क्लियर माय एसएसबी थ्रू सीसर्ट और एफकैट एसएसबी, जैसे भी आई क्लियर इट एंड गेट इनटू द फोर्सेस, that's wonderful for me. And just in case, there should always be a plan B. I don't do it. I have a passion for flying, and I will go through a private institution, through a commercial pilot training. I will pursue that passion. Amazing. Maybe Indira Gandhi Institute. Yes, right. So good. I really wish that students like you achieve, like you deserve to achieve each and everything. You are in the third semester, so young. You're not even, I guess you'll be less than 21 years of age, and you have done so much and so much, so many things in life. You have plethora of experiences. लोग 30 years के 35 years के हो जाते हैं, तब भी इतने experiences वो gather नहीं कर पाते हैं about their life, and that much of positivity, that much of enthusiasm, and the way you answer and the way you speak, it's really amazing. आई ट्रूली विश कि जब आप एसएसबी में देने जाओ, अपना आप अपना इंटरव्यू दो वहां पर, तो ये सारी जो आपके स्किल्स हैं दे विल डेफिनेटली बी रिफ्लेक्टेड द वे यू आंसर, एंड डैम श्योर कि जो आपका ये साइकोलॉजी वाला पोर्शन है एसएसबी में और जो इंटरव्यू वाला पोर्शन है, यू आर गोइंग टू नेल इट। और जो जीटीओ का टास्क है वो तो आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो ऑन ग्राउंड, तो उसके लिए कहने की जरूरत नहीं है। सो द थ्री पिलर्स ऑफ एसएसबी, साइकोलॉजी, जीटीओ एंड इंटरव्यू, definitely I can see that officers and those officer like qualities in you. तो Your positivity is, I'm very thankful for you to say all this. It really means a lot, sir. yeah. Actually, it's my honor to like have you here, and honestly, I am learning from you. आपकी हर एक बात मुझे जितनी ज्यादा इंस्पायरिंग लग रही है, एंड आई वांट कि ये पॉडकास्ट जल्दी से जल्दी ऑन एयर हो। सो आई अप्रोच्ड यू अराउंड दिस वुमेन्स डे। मैं चाहता था कि वुमेन्स डे पर आप हमारे शो में आए, बट ड्यू टू सम लाइक मेडिकल इश्यूज यू हैड सम काइंड ऑफ माइनर एक्सीडेंट, वी कुडंट डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट जब भी आए इट्स ऑलवेज गुड। तो आपसे बात करके खुशी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी भी आपसे पूछने के लिए, बट आई थिंक आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स। अभी काफी ज्यादा रात हो गई है एंड यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट या आई रियली थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट टू बी हियर, एंड आई रियली विश, I just don't wish, I believe that you deserve that position. You deserve to be an officer. You deserve to be a fighter pilot. And I'm quite sure कि जब आप फाइटर पायलट बन जाओगे तब भी आपका इंटरव्यू होगा, तो आप याद करोगे कि वहां पे जाके कि हाँ, एक नेक्स्ट ऑफिसर्स में ही मैं पॉडकास्ट देने के लिए। So that was my Definitely, first no doubt podcast about ever. it. So don't forget us at that moment. Never, never. It means a lot. I'm truly honored to be here. Thank you for providing me this platform to be able to share whatever knowledge that I have. And thank you so much for asking me these precise questions. You really understood the sentiments behind every answer that I was giving. Abhi bhi I'm a little kacha and maybe lack of structure in answering, but thank you for bringing out all the points. And I'm grateful to be here. Thanks a lot. Well, this is indeed one of the best podcasts that I have. I'll say this like on air to everybody. The way you answer, it's like concise, it's to the point, it's giving me many a things to ask questions from you. एंड इस पॉडकास्ट को देखने के बाद होपफुली बहुत ज़्यादा बच्चे आपको अप्रोच करेंगे। जैसे मैंने बताया कि हम अपने चैनल पे यूजुअली वेटरन्स को और जो स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज होते हैं, वी ब्रिंग देयर एक्सपीरियंसेस ऑन अ प्लेटफॉर्म, एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम ब्रिंगिंग समवन यंगर टू मी। आप काफ़ी छोटे हो मुझसे इस टाइम पर, और आप यहाँ पर आ रहे हो, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हो। होपफुली आपके जो नॉलेज है, आपका विजडम है, वो आपसे जो बड़े लोग हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी इंस्पायर करेगा। वो भी एस्पायर करेंगे आपके तरीके से ही अपनी अपनी फील्ड्स में कुछ बेटर अचीव करने का। एक मोटिवेशन जो होता है किसी भी काम को करने के लिए, बिकॉज वंस यू गेट इनटू अ जॉब तो वो थोड़ी मोनोटनस बन जाती है, एंड वी स्टार्ट लूजिंग मोटिवेशन। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी रियलाइज कि एक सेल्फ मोटिवेशन है जहाँ पे तुम्हें खुद को हर वक्त उठा के रखना पड़ेगा। एंड दिस चैनल एंड द पीपल लाइक यू आर द रीजंस टू ब्रिंग दैट सेल्फ मोटिवेशन। एक जरिया है कैसे हम लोग अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच खुशी फॉर बीइंग हियर। इट वाज रियली प्लेजर टॉकिंग टू यू, एंड आई रियली विश कि आप दोबारा से थोड़ा टाइम निकाल कर जो मेरे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करने के लिए दोबारा एक बार इस प्लेटफॉर्म पे आए। Pleasure is all mine, sir. Always, anytime. I'm ready to be a part of a good cause. Anytime. So thank you so much, Khushi. And for all the audience of Next Officers, this was Miss Khushi, or I say Cadet Khushi, who is the All India Best NCC Cadet and who has received such an honor from the Prime Minister of India.
And to like take your leave today, I'll promise you that we will be coming with some more people, with more veterans, more professionally accomplished people on this platform. So just stay tuned and thank you so much for your presence.